कभी रात में आसमान की तरफ देखकर ये ख्याल आया है कि उन टिमटिमाते हुए लाखों करोड़ों तारों के पीछे क्या राज छुपे हो सकते हैं? तो चलिए, आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। ये सफर हमारे अपने आंगन से शुरू होगा और हमें ब्रह्मांड के उन कोनों तक ले जाएगा जिनकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी ये यात्रा 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम शुरू करेंगे रात के आसमान में दिखने वाले पैटर्न्स को पहचानने से, फिर तारों के नक्शे को समझेंगे, अपने सौर मंडल की एक पूरी सैर करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में आखिर हमारी जगह है कहाँ। और हाँ, सबसे आखिर में हम ये भी जानेंगे कि हम खुद एक स्काई वॉचर कैसे बन सकते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है भारत के एक बहुत ही खूबसूरत और दूर दराज इलाके लद्दाख से। सोचिए, यहाँ यांगडोल और दोरजे नाम के 2 दोस्त रहते हैं। अब उनकी दुनिया में शहरों की तरह लाइट पोल्यूशन तो है नहीं और आसमान भी ज्यादातर एकदम साफ रहता है। तो जाहिर है, हर रात उन्हें हजारों लाखों तारों से जगमगाता हुआ एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो हमें इस सफर के लिए प्रेरित करता है। जब हम ऊपर आसमान को देखते हैं तो क्या हमारा दिमाग भी अपने आप ही उन तारों को जोड़कर कोई तस्वीर बनाने की कोशिश करने लगता है? असल में ये कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से इंसान ऐसा ही तो करते आए हैं। आसमान को देखना और उसमें छिपे हुए पैटर्न्स को खोजना, ये हमारी फितरत में ही शामिल है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, नक्षत्र यानी कॉन्स्टेलेशंस। ये जो पैटर्न्स हैं ना, ये सिर्फ हमारी कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि ये तो आसमान के नक्शे की तरह हैं, जिन्हें समझना पुराने जमाने में बेहद जरूरी हुआ करता था। तो आखिर ये नक्षत्र है क्या? अच्छा, इसे आसमान में एक डॉट टू डॉट पहेली की तरह समझिए। ये तारों के वो समूह हैं जिन्हें देखकर कोई जानी पहचानी आकृति बनती हुई दिखती है। हमारे पूर्वजों ने इन्हीं आकृतियों का इस्तेमाल करके आसमान में तारों को पहचाना और उन्हें याद रखा। और ये देखिए, ये कहानियों को कैसे जिंदा करते हैं, उसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ जो दिख रहा है वो है मशहूर शिकारी ओरायन, और देखिए उसके ठीक पीछे है उसका वफादार कुत्ता कैनिस मेजर, और वो सामने एक बेल यानी टॉरस का सामना कर रहा है। अच्छा, क्या कैनिस मेजर में वो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा नजर आ रहा है? वो सीरियस है, रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा। लेकिन ये पैटर्न्स सिर्फ मनोरंजन या कहानियों के लिए नहीं थे, इनका एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल मकसद भी था। जरा सोचिए, जब जीपीएस या कंपास जैसी चीजें नहीं थीं, तब नाविक और यात्री खुले समंदर या रेगिस्तान में अपना रास्ता कैसे खोजते होंगे? जी हाँ, इन्हीं नक्षत्रों की मदद से। उन्हें पता था कि एक खास तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही मिलेगा। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। इसे कोई भी आजमा सकता है। सबसे पहले आसमान में सप्तऋषि या बिग डिपर को ढूंढिए, फिर उसके आखिर के 2 तारों को एक सीधी लाइन में जोड़ दीजिए। अब बस उस लाइन को आगे बढ़ाते जाइए और वो आपको सीधे ध्रुव तारे तक ले जाएगी, जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है ना कमाल का तरीका? तो अब जब हमने दूर के तारों की मदद से दिशा खोजना सीख लिया है, तो चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने करीबी पड़ोस यानी हमारे सौर मंडल की सैर पर चलते हैं। ये वो जगह है जहां हमारा सूरज और उसके चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह और दूसरे पिंड मौजूद हैं। ये है हमारा ब्रह्मांडीय घर। हमारा सौरमंडल एक बड़े परिवार की तरह है, जिसके केंद्र में सूर्य है और उसके चारों ओर 8 ग्रह, उनके चंद्रमा और अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु लगातार चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही इस पूरे परिवार को एक साथ बांधे रखती है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर हमारा सूर्य भी एक तारा ही है, तो वो रात में दिखने वाले बाकी तारों से इतना अलग क्यों है भाई? रात के तारे तो बस टिमटिमाते हुए बिंदु लगते हैं, लेकिन सूर्य, वो तो दिन में पूरे आसमान को रोशन कर देता है। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो करीब है, या इसकी कोई और वजह भी है? और इसका जवाब है दूरी। इसे ऐसे समझिए, एक टॉर्च अगर आंखों के बिल्कुल पास हो तो बहुत तेज रोशनी देती है ना? लेकिन वही टॉर्च अगर बहुत दूर हो तो बस एक छोटा सा बिंदु लगती है। सूर्य हमें इसलिए बड़ा और चमकीला दिखता है क्योंकि वो हमारा सबसे करीबी तारा है। बाकी तारे, जिनमें से कई तो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, वो इतनी ज्यादा दूर हैं कि हमें बस प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु ही नजर आते हैं। और जब हम करीब कहते हैं तो ये दूरी भी कोई कम नहीं है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है।
ये इतनी बड़ी दूरी है कि सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में भी 8 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है। इसका मतलब जानते हैं, हम जो सूरज देखते हैं वो असल में हमेशा 8 मिनट अतीत का होता है। अच्छा, हमारे सौर मंडल के ग्रहों को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। सूर्य के करीब के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानी और ठोस हैं, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहते हैं। और बाहरी 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस जायंट्स हैं। ये बहुत ज्यादा बड़े हैं और मुख्य रूप से गैस से बने हैं। आपको पता है, बृहस्पति तो इतना विशाल है कि उसमें बाकी सारे ग्रह समा सकते हैं। अब ग्रहों से आगे बढ़ते हैं। चलिए सौर मंडल के उन दूसरे दिलचस्प सदस्यों से मिलते हैं जो हमारे साथ इस ब्रह्मांडीय पड़ोस को साझा करते हैं, जैसे कि चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। तो एक प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? ये कोई भी खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी का भी अपना एक वफादार साथी है जिसे हम सब जानते हैं, हमारा चांद। और वो इतना करीब है कि हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी उसकी सतह को देख सकते हैं। चांद की सतह इन कटोरों जैसे गड्ढों से भरी हुई है जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं। ये असल में अरबों साल पहले अंतरिक्ष चट्टानों और क्षुद्र ग्रहों के टकराने के निशान हैं। और क्योंकि चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह हवा या पानी नहीं है, इसलिए ये निशान लाखों करोड़ों सालों से वैसे के वैसे ही हैं, जैसे सौर मंडल के शुरुआती इतिहास की एक खुली किताब। ग्रहों और चंद्रमाओं के अलावा सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स भी घूम रहे हैं। ये सौर मंडल के बनने से बचे हुए चट्टानी टुकड़े हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं। कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि उनका अपना गुरुत्वाकर्षण भी होता है। क्षुद्र ग्रहों की तरह ही धूमकेतु यानी कॉमेट्स भी सौर मंडल के सदस्य हैं, लेकिन ये बहुत अलग होते हैं। इन्हें सौर मंडल का बर्फीला यात्री समझिए। ये बर्फ, चट्टान और धूल के गोले होते हैं जो बाहरी सौर मंडल से आते हैं, और जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो एक जादुई नजारा देखने को मिलता है। ये देखिए, होता ये है कि जैसे ही धूमकेतु सूर्य के पास आता है, उसकी गर्मी से बर्फ पिघलकर गैस में बदलने लगती है और इससे धूल और गैस की एक चमकदार लंबी पूंछ बन जाती है जो लाखों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। और मजेदार बात यह है कि ये पूंछ हमेशा सूर्य से उल्टी दिशा में होती है। अब एक आखिरी और सबसे बड़ा कदम बाहर की ओर लेते हैं। हमारा पूरा सौर मंडल भी अकेला नहीं है। ये तारों, गैस और धूल के एक बहुत बहुत बड़े शहर का हिस्सा है जिसे हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि अगर कोई बहुत अंधेरी जगह पर हो तो हमारी आकाशगंगा को अपनी आंखों से देखा जा सकता है। ये आसमान में फैली दूधिया रोशनी की एक धुंधली सी पट्टी जैसी दिखती है। जरा सोचिए, हम उस विशाल संरचना को उसी के अंदर से देख रहे होते हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद अब इस ब्रह्मांडीय यात्रा को वापस धरती पर लाने का और खुद एक खोजकर्ता बनने का समय आया है। हमने नक्षत्रों को पहचानना सीखा, अपने सौर मंडल को जाना और आकाशगंगा में अपनी जगह को समझा। अब ये सब अपनी आंखों से देखने की बारी है। तो तैयारी कैसे करें? देखिए, सबसे जरूरी है शहर की रोशनी से दूर कोई खुली और अंधेरी जगह खोजना। ऐसी रात चुनें जब आसमान साफ हो और चांद ना निकला हो। वहां पहुंचकर अपनी आंखों को अंधेरे का आदी होने के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट का समय दें। चाहें तो किसी स्टार मैप ऐप की मदद भी ले सकते हैं। और हाँ, सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए हमेशा किसी बड़े के साथ ही जाएं। तो अगली बार जब रात को आसमान साफ हो तो बस कुछ देर ऊपर देखिएगा, उन सितारों को, ग्रहों को और शायद हमारी अपनी आकाशगंगा की इस धुंधली चमक को। ये एक बहुत बड़ा और अद्भुत ब्रह्मांड है और हम सब इसका एक छोटा सा हिस्सा है। अब सवाल यह है कि इस आसमान में अगली खोज क्या होगी? शायद कोई टूटता तारा दिख जाए या कोई नया नक्षत्र पहचान में आ जाए। संभावनाएं अनंत हैं।